गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। क्या मौसम है आज। क्या एनर्जी है आज। लगता है मंडे बड़ा को रेस्ट किया है। एनर्जी होनी लगता है आपने बड़ा चाहिए। रेस्ट किया है, एक हाँ, लंबे वीकेंड में रेस्ट रेस्ट किए। के बाद। वीकेंड लंबा हो गया ना, लॉन्ग हाँ, वीकेंड जिस यस। तरह से होता है। बाय द वे शुएब मंडे। देखिए, 9 बजे हाँ, हमारा शो खत्म हो जाता है यस। सुबह, ठीक है। जब 9 बजे खत्म है तो इसका मतलब ये है कि पूरा दिन भी है ना, तो सही बात है। हमारे लिए बाकियों के हाँ, निस्बत इट्स अ लॉन्ग सही बात है। वीकेंड। आप गलत कह ही नहीं सकती। लेकिन आज मेरा सवाल ये था, मंडे के बारे में जब अक्सर हम देखते हैं मीम्स भी बन रही होती हैं। मंडे हिट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से इसको हम देखें तो उनके लिए डिफरेंट है, ऑफिस गोइंग वालों के लिए डिफरेंट है, किसी की छुट्टी है तो डिफरेंट है, और छुट्टियां खत्म हुई हैं तो और डिफरेंट है। तो हर किसी के लिए मंडे डिफरेंट होता है। अच्छा, मंडे को शुएब, आज जो हम इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो बड़ा ही प्यारा मौसम है यहाँ का। बारिश हो रही है सुबह सुबह, और बड़ी तेज़, कुछ इलाकों से गुजरो तो तेज़ बारिश है, कुछ से गुजरो तो जी हल्की हल्की बारिश नज़र आ रही है। लेकिन मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बाकी इलाकों के क्या हालात हैं वो ज़रा हम हाँ, पूछते हैं ये लोगों से बहुत कि हमें ज़रूरी है इस मैसेज पे करें बात ज़रा। करना, चूंकि देखिए सभी कभी कभी मौसम देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन मौसम अच्छा होता नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करें, उन इलाकों की बात करें जहां पर इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है, तो वहां पे ये बारिश अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम स्प्रिंग, जब हर तरफ हमें फूल नजर आ रहे होते हैं, वहां पर ये बारिश का होना, फूलों का झड़ जाना, इससे फलों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। सो ये जो क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि जब बारिश होनी थी तो पूरी सर्दियां हमने इंतजार किया बारिश का, और जब बारिशें नहीं होनी थी उस वक्त हमें बारिशें अच्छा नजर आ शुएब, अब रही आप हैं। ये देखें कि सर्दियों के कपड़े सारे पेटियों में वापस यस। चले गए जी, रख दिए, बैग्स में बंद हो चुके हैं। और अब मतलब लग ऐसे रहा था कि अब सर्दी वापस नहीं आएगी। सर्दी ने कहा रुको ज़रा। वो कह रहे रुको ज़रा, सब्र करो। वो सबके साथ हुआ है दोबारा। और उसके बाद जो शाम में जो ठंड शुरू होती थी ना, इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो वो लिटरली वो जो मोटी वाली स्वेटर थी ना, एक टाइम पे वो हाँ, निकल वो आई थी निकल कुछ आती दिनों थी। की अगर बात करें। और अभी भी जो शाम का मौसम है वो मतलब एक शॉल वाला बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम हमें नजर आता है। लेकिन दिन के टाइम देखें, गर्मियों की। याद है कि एक्सट्रीम एक दिन में आप एक्सट्रीम यस। देखें ना, सुबह एक डिफरेंट मौसम है, हाँ, दोपहर में डिफरेंट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर शाम में डिफरेंट है, और फिर रात में प्रॉपर जो है वो ठंड हमें नजर आ सब रही कुछ है। सारे मौसम एक दिन सो में ये दे रहे हैं सारे ना। मौसम एक दिन में, एक तो मार्च ने जितना कुछ दिखा दिया ना। खत्म नहीं हुआ ना अभी तक। अप्रैल की तनख्वाह खत्म होगी, मार्च नहीं खत्म हो रहा। बल्कि सब कह ये रहे हैं मीम कि चल रही है सोशल मीडिया पे और हाँ, लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मार्च लिटरली इतना लंबा मार्च हो गया और क्या कुछ नहीं दिखा लेकिन दिया ना इस रोजे मार्च ने खत्म हो हमें। गए, ईद आई चली गई, बहुत से टूर्नामेंट्स थे वो हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जो सभी ने बात की कि सैलरी वो भी खत्म होगी लेकिन मार्च नहीं खत्म हो रहा। तो ये बाकी बहुत से लोगों के साथ हो सकता बड़ी है। खुशी थी ना आपको एडवांस पे, बड़ी खुशी थी ना आपको। नहीं, मुझे खुशी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये भी इट्स इम्पोर्टेंट है इट कि इट डिपेंड्स कि हाउ यू मैनेज योर कोई थिंग्स एक एक्चुअली। महीना वैसे वाकई ऐसा होता है हाँ, कि वो हम लंबा कहते हैं लगता कि है। बड़ा लंबा लग रहा होता है। तो वो मार्च फिलहाल अभी तक का इस साल का सबसे लंबा महीना हाँ, साबित हो चुका दैट्स है। वेरी ट्रू। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, छोटी सी बात हमें और करनी है, वो है एनर्जी क्राइसिस को लेते हुए, जो कि बिल्कुल। पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं। यानी आलमी मंजरनामे को समझते हुए जिस तरह से फैसले हो रहे हैं जो कि हुकूमतों की सतह पर हो रहे हैं, और अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें और इसे खित्ते के तौर पर समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक कंपैरिजन आपके सामने रखते हैं। अगर आप न्यूज़ में जाएं और देखें कि इंडिया में क्या हो रहा है, कि वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पर फ्यूल नहीं मिल रहा, फ्यूल क्राइसिस इन इंडिया। इसके बरक्स पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बर वक्त और दुरुस्त इकदाम के बायस हमें यहाँ पे फ्यूल की फराहमी बिला तातुल नज़र आ रही है। लेकिन क्या बात की जा रही है रियासत की तरफ से कि हमें फ्यूल को बचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका ताल्लुक मैं कहूँगा कि वॉर से भले हो, फ्यूल क्राइसिस से हो ना, अदरवाइज भी हमें समझना है। अगर गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र आप ना करें तो बहुत अच्छी बात है। कितना इंपॉर्टेंट है कि हम कार पूलिंग के निज़ाम को फ़रोग़ दें, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जो मैस ट्रांजिट सिस्टम होता है उसको इस्तेमाल करें। ज़रा ज़रा सी बात पे और ज़रा ज़रा से डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें गाड़ी पर निकलना, ये हमारी जो पब्लिक आदत बन ट्रांसपोर्ट का चुकी है ना। इस्तेमाल यस। करें ना। देखिए, अब हम पहले हमें ये गिला होता था जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है। अब देखें कि हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यस। बेहतर करने की कोशिशें हुई हैं, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि ना तो उसके इतने रेट्स हैं कि आपके अच्छा जी बड़ी महंगी पड़ती है। आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जाते हैं जब, तो आपको नॉर्मली भी ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप पूरी दुनिया में अगर देखें, आप जिस मर्जी पोस्ट पे कुछ भी है, तो बड़ा कम ये अपनी गाड़ियों का रुझान हम देख रहे होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जा रहा होता है। वैसे भी अच्छा एक मुल्क के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए अगर देखें, ओवरऑल आपकी बजट
पॉकेट के लिए देखें वो बड़ा अच्छा होता है। तो ओवरऑल भी जिस तरह शोएब आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें ओवरऑल भी इसका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो हमारे सामने है उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती जितने भी इक़दाम हैं उन सब पे हमें जो है मिलकर अमल पैरा होना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम सब जो है वो एक बहुत ग्रेसफुली इस वक्त को गुजार सकें। एब्सोल्युटली, लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल। ये हमारी आज की बात थी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे बहुत से मौज़ूआत जिन पे हम करेंगे बात, रही है हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle। बाय द वे, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना सुर्ख रंग क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुर्ख रंग जो होता है वो मोहब्बत का रंग होता है। वो मेरा था ना मेरा हो पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। I mean, लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मूडी इंसान हो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग गया। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। पहली बार किसी ने हिम्मत की है खर्चा करने की। आई एम रियली सॉरी डैड। एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना था। जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए। इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर,
तुझे डर लग रहा होगा, कुत्ता मत्ता नहीं है। और अब तेरे को डरना चाहिए। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इसका बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही होती है, हमें बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नज़र आ रहे होते हैं, अपना रास्ता हमवार किया और बहुत से लोगों के लिए रास्ता आसान कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी डायमेंशंस हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें भी कई सारी जहतें जिसको लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने लिए रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये समझें कि आपका अपना इंटरेस्ट, आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है, प्लस उसे अलाइन करना है मार्केट की रिक्वायरमेंट के साथ। यानी सिर्फ ये नहीं कि अच्छा फलां को देखा कि वो कामयाब हो गया, उसने ये स्किल सीखी थी तो मैं भी वही कर लूं। ज़्यादातर वैसे यही होता है कि अच्छा स्कोप इस चीज़ का है, मैं इसी में बस आगे बढ़ूँ। ठीक है, स्कोप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आपका रुझान नहीं है उस तरफ, इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका दिल नहीं करता वो काम करने का और ज़बरदस्ती उठते हैं और आप सीखना शुरू करते हैं, दिल का मसला है तो उसके बाद जाहिर सी बात है तब तो खैर सारे काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं। चलें जी, एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि गोल सेट करने में नौजवानों को हेल्प करते हैं, एट द सेम टाइम अपने पैरों पर नौजवान किस तरह से खड़े हो सकते हैं उस हवाले से भी उनको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं। और जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो सोशल मीडिया का बहुत मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि स्पेसिफिकली जब हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं उस पर भी उन्होंने काम किया। यानी अगर खुद ताल्लुक उनका जनूबी पंजाब से है तो उन्होंने कहा कि जो कि पूरी बेल्ट है, लोग सराइकी समझते हैं, बोलते हैं, बहुत मीठी ज़बान है, उसमें कंटेंट बनाना, तो सराइकी में भी और उर्दू में भी कंटेंट बनाते हैं, गाइड करते हैं। बहुत से अब तो उनके सेटअप से जहाँ पर वो लोगों को ट्रेन करें, नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑनलाइन भी। मोहम्मद इम्तियाज सैफुल्लाह, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। 2017 में आपने सफ़र का आगाज़ किया। 2017 में आगाज़ किया। उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई कि अच्छा इसका फ्यूचर होगा, इसकी नीड होगी कि मुझे इस तरफ आना है, फ्रीलांसिंग है, स्पेसिफिकली इन डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, मेरा ताल्लुक तो जनूबी पंजाब से है, बिलो द बेल्ट एरिया है, सराइकी वसाइल नहीं है। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में, स्ट्रगलिंग लाइफ में, आपने भी किया होगा, बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में होम ट्यूशन पढ़ाता था। सही है। वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला मेरे जैसा, जिसने कहा भाई आप ना IT की तरफ आओ, इंटरनेट का ज़माना। तो मैंने एक स्किल सीख ली, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। तो एक आध प्रोफाइल बना ली। मुझे पहला ऑर्डर मिला $400 का। ओके। वो मुझे याद है, और मेरे क्लाइंट का नाम था फिल बूनर। ओके। जो मैं पूरा महीना होम ट्यूशन पढ़ा के 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे, आना जाना सारा कुछ, वो मुझे $400 1 घंटे में मिल गए। वाओ। वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि ये फील्ड है जिसमें मैं निकल सकता हूँ। ओके। फिर अगला फेज़ था कि आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करता। 2016-17 की बात है, तो इतने वसाइल भी नहीं थे, सोशल मीडिया पे भी इतनी चीज़ें नहीं होती थी। फिर मैंने बड़ी स्ट्रगल की, कोशिश की, इसमें अपना नाम बनाया। फिर मुझे लगा कि इसको आसान करना चाहिए। जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, और ख़ासकर साउथ पंजाब में फेस किए, तो जो कुछ मैंने सीखा है सालों तक, अब वो हमने महीनों में कैसे डिलीवर करना है, फिर दिनों में कैसे डिलीवर करना है, वो आज चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि एक देहात से, गांव से लड़का जो यूनिवर्सिटी तक, साइकिल तक सफ़र करता है, आज पाकिस्तान के नेशनल TV चैनल पे आप जैसे शख्सियत के सामने बैठा है, तो वो सिर्फ एक स्किल सेट है, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं। ज़रूरी बात है कि किस तरीके से आप नौजवानों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अचीवमेंट है जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। और इस वक्त भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बेसिकली हम इसको कहते हैं, जिसके थ्रू आप एजुकेट कर रहे हैं बाकी लोगों को भी। सोशल मीडिया
इस पर किस तरह से आना हुआ कि लोगों को कनेक्ट करूं, लोग किस तरह आपसे राब्ता करते हैं, और इस वक्त कितने नौजवानों की सोशल मीडिया के थ्रू आप जिंदगियां बदल चुके हैं? मैंने 2017 से जैसे अपना सेटअप का आगाज़ किया, 2021-22 तक मैंने जान लड़ाई, कोशिश की, स्किल था, सोशल मीडिया नहीं था। फिर मुझे मेरे छोटे भाई ने कहा कि आप ना सोशल मीडिया पे और लोगों को बताओ कि आप कैसे निकल के आए हो। ओके। अच्छा, उसकी तालीम भी इतनी नहीं है, मिडिल पास है, मशवरा उसका था, मशवरे की कदर की बात कर रहा हूँ। क्या बात। तो मैं ड्राइव कर रहा था, उसने मेरा मोबाइल उठाया, अपनी स्टोरी बताई। मैंने बताना शुरू किया, जी मैं इम्तियाज़ सैफुल्लाह हूँ, मैं ऑनलाइन स्किल सीखे फ्रीलांसर बना, आज मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल है। वो मेरी वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद ये बताया मैंने सराकी में, मैंने अपने लोगों को सराकी में बताया। सही। तो सराकी वैसे दिल ले लेते हैं, ये ज़ुबान ऐसी है जो सुनता है वो ठहर जाता है। नो डाउट, बहुत मीठी ज़ुबान। तो सराकी और स्किल, इन दोनों ने फिर जो मैंने 2021-22 तक जितने लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया की बात किया। क्या बात है। जो वेब डिज़ाइनिंग से आपने आगाज़ किया, फिर और कौन से स्किल्स आपने सीखे? और ये हम इसलिए भी सवाल रख रहे हैं ताकि लोग समझ भी सकें, किसी का अगर इंटरेस्ट है तो वो कैसे सीखे और कितना आसान होता है। यानी अब तो ज़रा यूट्यूब का दौर है, ट्यूटोरियल्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, इदारे भी हैं, सारा कुछ है, सब कुछ है। लेकिन मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीखी, फिर उसके बाद जिस चीज़ का स्कोप हुआ उसमें चलते गए। ई कॉमर्स सीखी, ऐप डेवलपमेंट सीखी, लेकिन आजकल जो चीज़ चल रही है वो है कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग, और इसको आसान आके किया है आपके एआई ने। तो आजकल वो मैं कहता हूँ वो फ़र्क ख़त्म हो गया है जी, ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं। जो बंदा एआई से बात कर सकता है, अब तो एआई आपसे बात करता है, उर्दू में करता है, पंजाबी में करता है, जिस लैंग्वेज में करें आप उससे बात करें, जो मसला है आप उससे पूछें, वो आपको ट्रेन भी करता है, सिखाता भी है, पढ़ाता भी है, पैसे कमा के भी देता है। आपका जैसे शो है राइजिंग पाकिस्तान, आप उन लोगों को ला रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है राइजिंग सिचुएशन में। एआई ने वो फ़र्क ख़त्म कर दिया है कि स्किल्ड बंदा आगे बढ़ेगा। नो, अब जो बंदा स्किल्ड को एआई के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने कहा ना कि पढ़े लिखे का और अनपढ़ का डिफरेंस खत्म हो गया, या मैं डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि देखें, जब एआई को भी इस्तेमाल करना है तो वो यू नीड अ ब्रेन, यू नीड दैट इंटेलेक्ट, यू नीड दैट नॉलेज कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे देना है। इसमें आई थिंक कुछ बहुत पढ़े लिखे भी होंगे, वो नहीं यूज़ कर सकते एआई को, कुछ होंगे जिनके पास ये स्किल होगा। अगेन वो स्किल की बात है कि नहीं, मैं इसलिए ये बात की है कि वो लोग जो स्ट्रगल करना चाहते हैं बट किसी वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर सके, अब उनके लिए आसानी है, वो आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हकीकत है। अब एक मास्टर क्वालिफाइड और एक इंटरमीडिएट वो कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो फायदा उठा सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी वाकई उतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो जिनकी ज्यादा एजुकेशन है उनसे बेहतर प्लस जिनकी बहुत एजुकेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं, ये भी देखा है हमने। हाँ, तो वो देन अगेन हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा आप पढ़ाई करना छोड़ दें एंड ऑल दैट। ये एक सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हम जिंदगी में शायद नहीं पढ़ सके, कुछ हालात ऐसे थे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हालात के ये आपके लिए कि आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपका वो हो ही ना रुझान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, लेकिन चले नहीं, कुछ लोग नहीं देखें, कुछ लोग होते हैं वो नहीं किताब के साथ दोस्ती कर सकते, वो कहते हैं स्किल की तरफ हम चले जाएंगे, सीख लेंगे, नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं, मेरा भाई इसकी मिसाल नहीं, वो पढ़ रहे हैं, वैसे हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, अल्लाह में आज घर कैसे जाओ। अच्छा, सो खवातीन वो आपको कितना अभी इस ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, उन आए ना है उनके लिए तो ज़रूरी है, ख़ासकर आजकल जो सिंगल पेरेंट हैं और डिवोर्स हैं, क्योंकि मैं क्यूरीज फेस करता रहता हूँ। एक बच्चे के साथ, दो बच्चों के साथ जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो और मेरा उनके लिए एक ही होता है कि एआई से बातें करना शुरू कर दें। स्किल सीखने का दौर ख़त्म हो गया, स्किल सीखें, बातें ना करें। तो एआई से आप बातें करें। देखें, आपने यूट्यूब पे आना है, हमारे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो यूट्यूब पे नहीं आ सकती हैं, टिकटॉक पे नहीं आ सकती, बट एआई से वो एज अ वीडियो एडिटर भी बन जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन जाती हैं, एनिमेटेड कैरेक्टर भी डिज़ाइन कर लेती हैं, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन। और इसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे कम एजुकेशन वाला एरिया और कम वसाइल वाला एरिया साउथ पंजाब है, सराकिस्तान है। लेकिन आपको कंटेंट क्रिएशन में,
पाकिस्तान में डॉलर्स कमाने में, लाने में, फेसबुक, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग में साउथ पंजाब सबसे ऊपर है। कुछ गांव ऐसे जहां पे तकरीबन सब नौजवानी देखिए आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको स्क्रिप्ट तैयार मिला है, हर चीज मिली है। वहाँ पे मिलियन में यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और दरख्त की छांव में बैठे हैं, चारपाई के ऊपर और लेटे हुए बैठे हैं, स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। जमीनों में बैठे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं। और ऐसी खवातीन घरों में बैठे हुए, घरों में बैठे हुए जहां पे उनका माइंड चल सकता है वो कर रहे हैं, जिस चीज में एक्सपीरियंस। अच्छा, ये हमें अंडरस्टैंड भी करने की जरूरत है, बल्कि मैं जरूर चाहूंगा बिकॉज आप वहां से आपका ताल्लुक है, व्हाट्स हैपनिंग देयर, क्योंकि पूरे के पूरे गांव हम देख रहे हैं कि वो जुड़े हैं इस बिजनेस के साथ। बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जुड़ी है इसके साथ, व्लॉगिंग भी और अदरवाइज भी, ई कॉमर्स के साथ भी डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। क्या वहाँ पे कल्चर बन चुका है ये? प्लस क्या वहाँ पे जितने लोग काम करें उनको देख के आप इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि जो नौजवान हैं वो इंस्पिरेशन ज्यादा। देखिए 2005 में एक 5वीं क्लास बच्चा KPK में होटलों पे मजदूरी करता है। आज उसे लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं। वो जो मेरी बस्ती है, वो इलाका है, वो कहते हैं इसको पकड़ो, ये जो कहता है वो करो। वो एक बिलीव होता है, एक होता है आप पढ़ा रहे होते हैं, एक होता है बिलीव होता है। उनकी आंखों के सामने चेंज हुआ है। तौसा ब्लॉगिंग में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही है। मुल्तान और पूरा साउथ बेल्ट फ्रीलांसिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट है। ई कॉमर्स में अपर पंजाब और ये इलाके हैं। तो ये इलाके जितने भी हैं, वसाइल ना होने के बाद भी पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और ओवरऑल फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान पहले दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। अच्छा, और देखिए आपको कोई ऐसा भी नहीं कि आपको अपनी स्किल्स को बेसिकली शोकेस करना है। ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से मैं इतने सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं अकाउंट्स जो है मैंने लाइक किए, मैं फॉलो कर रही होती हूँ उनको, जिसमें ख़वातीन अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रही होती हैं। मट्टी का चूल्हा है, उसके ऊपर उन्होंने मट्टी के बर्तन, उसमें वो एक गाँव का माहौल, पीछे खेत हैं और वहाँ पर वो खाना पका रही हैं, वो यूट्यूब उस तरीके से चला रही हैं। और अक्सर मैं रेसिपीज़ वहाँ से मैं अक्सर फॉलो कर रही थी बिकॉज वो एक डिफरेंट आपको प्रॉपर देसी आपको रेसिपीज़ मेरे घर वाले बहुत फॉलो करते हैं इस चैनल को। मैं ये बात करें कि लोग बहुत फॉलो कर रहे होते हैं, तो इट मींस लेकिन चलता है, लोगों का इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है कि अच्छा कोई फैंसी किचन होगा और उसके बाद नहीं, बिल्कुल ऐसे कंटेंट है। आप दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो और आप सामने आ जाए और फिर कंसिस्टेंसी, ये तो पहली बात है, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप बस कह दें कि मैं करूंगा या करूंगी और करें ही ना। पूरे पाकिस्तान में लाजमी नहीं आपके पास एक बहुत बड़ा सेटअप हो तो आप स्टार्ट करें। आप मेरा माइक आप लगे रहें, स्टार्ट करें। मेरा माइक वापस नहीं कर रहा और हर बार मुझे ताना मारता है। ये तुमने YouTube 6 महीने से कह रही है मैं स्टार्ट करूंगी। मैंने माइक दिया था, 2 महीने माइक पड़ा रहा, इसके पास इसने काम नहीं किया, फिर मैंने ले लिया वापस। मेरे पास पूरा रमजान था, मैंने काम करना था और मैंने इस शख्स को कहा कि मेरा माइक मुझे वापस कर दो। उसने मेरा माइक वापस नहीं किया। सिर्फ पूरा रमजान इसमें एक बंदा और भी है जो जिम्मेदार है इसका, जिसने माइक आप तक पहुंचाना था। इफ्तारियों में मैंने इतने अच्छे रेसिपीज बनाई, मैंने कहा मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज़ आई एम अ रियली गुड शेफ, बट आई हैव बिकम अ रियली गुड शेफ। लेकिन ये आपकी कमजोरी, मेरे हाथ जो भी चढ़ा है, पढ़ा लिखा अनपढ़, इस टाइम वो सोशल मीडिया पे और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपके साथ इतने टैलेंटेड साथी हैं, आपने उन्हें साइड पे। मैं खुद नहीं कुछ कर रहा, मैंने उससे क्या करने देना। इसने कहा कि ना खुद करूंगा, माइक भी ले लूंगा। मैंने तो खुद 2 माइक रखे मेरे पास अपने, खुद भी नहीं कर रहा, इसको माइक दे भी नहीं रहा, मुझसे आगे ना निकल जाए। आप ले आना वरना मैंने ऑन एयर दोबारा बताना, ठीक है? नहीं, इसमें एक और शख्स था जिसने माइक आप तक पहुंचाना था, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अलग बात है। अच्छा, जो आपसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपके सेंटर्स भी हैं, जो 7 सेंटर्स हैं राइट, जिन पे लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस ऑनलाइन भी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि आप चार्जेस, मैंने विजन बनाया कि पहले साउथ पंजाब, फिर पाकिस्तान, फिर वर्ल्ड वाइड। तो साउथ पंजाब में मैंने जैसे बताया ना, वसाइल नहीं है, तो मैंने छोटे छोटे सेंटर में, इवन देहातों में, जहर पीर जैसे इलाके में, बहावलपुर में, यहाँ पे सेंटर बनाए, वहाँ पे अपने ट्रेनर बिठाए हैं। एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम है जो चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान में उलमा कराम, उनके लिए मैंने प्रोग्राम हेल्ड किया है कि उन्हें स्पोकन इंग्लिश और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान से बाहर ये लोग अपनी सर्विसेज दे सकें और डॉलर्स में कमा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस पाकिस्तानी उलमा कराम और हाफिज कुरान इस वक्त अपनी ऑनलाइन कुरान अकेडमी चला रहे हैं। माशाल्लाह। देखिए, अब ये कितना ज़रूरी था कि अंडरस्टैंड किया गया कि अच्छा वो जो एक स्किल है उनमें, वो
उसको अर्निंग का जरिया बना सकें। आपने बड़ा Earning अच्छा का कहा, जरिया बना ये देखें ये इशू होता है कि वो सैलरीज का या फॉर दैट मैटर उस तरह से वो कमाई नहीं होती। जी। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, दैट्स हाउ मैं दुनिया से कनेक्ट होकर अपने स्किल के थ्रू मैं अर्न भी कर सकता हूँ और दिन की खिदमत भी। मेरे ज़ाहिर है साथ इसमें जुड़ा एक हाफिज कुरान कम से कम $1000 महीने का कमाता है। माशाल्लाह। अब देखें ना पहले की जिंदगी में अब में कितना फर्क हो कितना जाता फर्क है। है। अब थोड़ा सा ये भी बताएंगे, देखें चूंकि इतने अरसे से हमें बातें तो सुनते आ रहे हैं जनूबी पंजाब में लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसमें कितनी तब्दीली नजर आई है कि पहले का माहौल और अब का माहौल? क्योंकि देखें जब आप अर्न करते हैं, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके हद तक होता है, आप उसे डेवलप भी कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी अपनी फैमिली पे भी होता है, अपनी सोच पे भी होता है। आप बच्चों को बेहतर तौर पे पढ़ा सकते हैं, बेहतर तौर पे उनको जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है पूरी कर पा रहे होते हैं। कितना फ़र्क पड़ा है माहौल में ओवरऑल? देखिए पहले तो अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर बच्चा, इवन अगर मैट्रिक में इस वक्त पेपर चल रहे हैं, उनके पेरेंट्स लिंक्ड हैं, जिसके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, आप बताएं इस्लामाबाद भेजें, कहाँ पे भेजें? मैं कहता हूँ घर बैठे सिखाएं लेकिन करवाएं सही। देखिए एक्सेप्टेंस भी आ गई है, अवेयरनेस भी है। पहले नहीं था। पहले नहीं था। देखिए लड़कियों के पास मोबाइल होना एक गलत बात है। बहुत जगहों पे आज लड़कियां अर्न कर रही हैं और देहातों में अर्न कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मुल्तान की एक लड़की है, उस BZU में वो वैसे प्रोफेसर भी है, सही, तो लड़की है बस। तो उस लड़की ने पिछले साल हेयर ऑयल सेल करके 2.5 करोड़ की सेल जनरेट की है। अच्छा। घर बैठे। और उसके पास 10 लड़के हैं जो उसके अंडर काम करते हैं। और वो मेरे मुल्तान ब्रांच की स्टूडेंट है, एक छोटी सी, यूं समझ लें। कितना अर्सा लगा सीखने में और फिर इसको एस्टैब्लिश करने में उनको? 2 से 3 महीने चाहिए। वही चाहिए कंसिस्टेंसी। ओके। आप 1 महीना बैठ के कर लें तो आप अगले महीने में काम कर रहे होते हैं। ओके। तो क्या जब भी कोई आपसे कनेक्ट होता है आप कुछ उनसे क्वेश्चनर शेयर करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा ये ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं? क्योंकि देखें हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि आप किसी से पूछें कि क्या करना है, वो सिंपल कहिए जी पैसा कमाना है। ऐसे ही क्या करना है? देखिए यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जिनको देखकर आज के जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर के आप बच्चों को कर देखें, उनकी इंस्पिरेशन पूछें तो वो बने हुए। लेकिन हाँ देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी होती हैं कि वो एथिकली ठीक है नहीं है। घर के बच्चों को आपको एजुकेट भी करना है। इट्स नॉट जस्ट कि बच्चे जो है ना पैसे के पीछे वो कहते हैं जी अच्छा फलाना तो पढ़ा हुआ भी नहीं है और वो यूट्यूब पे देखें वो कर रहा है और वो तो जी वो आपके नाम से है ना कि राइजिंग है या नेगेटिव वे में जा रहा है। हाँ तो हमने राइजिंग को देखना है। पैसे के मामले में राइजिंग हमें पास सेट करना होता है ना। कंटेंट के मामले में नेगेटिव हमने पास सेट करना। देखिए पहली बात है स्किल्ड। इंटरनेट AI इन वसाइल से आप फ़ायदा उठाएं बट स्किल्ड पॉजिटिव वे में। अब ये है कि बच्चा स्टडी छोड़ दे, सारा कुछ छोड़ दे, यूट्यूब चैनल पे बैठ जाए, कैसे होगा? ये बड़ा ज़रूरी है कि सस्टेनेबल भी हो। सबसे ज़्यादा इस फील्ड में कामयाब होने वाला शख्स जो ग्रेजुएट है, जिसकी एजुकेशन अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं और अपने आप को अकॉर्डिंग टू स्किल अपग्रेड करता रहता है, वो सबसे ज़्यादा स्किलफुल है। अच्छा इसमें एक तासुर और भी है कि फ्रीलांसिंग या फॉर दैट मैटर डिजिटल मार्केटिंग या जितने भी ये तरीक़ेकार हैं जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक एथलीट को एट द सेम टाइम माउंटेनियर भी हैं और क्या मुश्किल काम करती हैं, वो पहाड़ सर करती हैं। मुश्किल नाम है लेने की कोशिश करेंगे। अभी आपने मुझे बताया था कि शीन होता है। हाँ, ट्रिशमीर जो है वो उन्होंने सर की है। एट द सेम टाइम बरेला, हाँ बेस कैंप ना, हाँ बेस कैंप एंड बरेला जी वो भी इन्होंने की है। अच्छा मुश्किल काम कैसे कर लेती हैं इस बारे में बात करेंगे। और पहले भी जाहिर है इनको काफ़ी मरतबा आप इस प्लेटफॉर्म पे देख भी चुके हैं, बट ऑब्वियसली हर बार जब एक नया काम करके आती हैं तो दिल करता है दोबारा इनसे बात की जाए और इनकी जर्नी जो है वो आप सबके सामने ज़रूर रखी जाए ताकि बाकी लड़कियाँ जितनी इस वक्त हमें ख़वातीन देख रही हैं वो सब इंस्पायर हो सकें। इकरा जिलानी से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो ये बताएं क्या हमने नाम ठीक लिया? हाँ जी नाम ठीक लिया। Finally, we did it. Yes, we did it. इतना मुश्किल नाम और इतने मुश्किल काम। क्यों? मैं शौक
वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं होता वो है। अम्मी इसका मतलब है बिल्कुल सख्त नहीं है। नहीं मामा बिल्कुल सख्त नहीं है, शुक्र अल्लाह का पेरेंट्स सपोर्टिव है इसीलिए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। वरना तो मामा ही कहते हैं बेटा नहीं। क्योंकि बड़ा दिल रखना पेरेंट्स के लिए इस मामले में एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ मुश्किल देखें ना, बड़ा डर मुश्किल लगता है होता है। उनको, लेकिन फिर जब कुछ करके आती हूँ तो फिर वही फखर से बताती भी है कि ये मेरी बेटी है है ना, वो आप बिल्ड करते हैं विद टाइम, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया था तो उस टाइम पर क्या घर वालों के जज्बात थे? अच्छा, जब वॉल क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी ना तो बाबा तो क्योंकि बहुत सपोर्टिव है वो इतना नहीं, लेकिन मामा ऑब्वियसली साथ जाती थी तो मामा मुझे क्लाइंब करते हुए देख नहीं सकती थी। मामा को मैं जब हाइट पे जाती थी मामा को कुछ होता था, मामा नीचे ही देखती रहती थी। लेकिन ये है कि जब करना शुरू कर दिया, अवार्ड्स जीतना शुरू कर दिए, लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर वो खुश होती थी, पेरेंट्स दोनों ही खुश होते थे। और आई थिंक अब तो ऐसा है कि स्पेशली बेटियों के पर्सपेक्टिव से हम ये देखते भी हैं पेरेंट्स में, स्पेशली वालिद की तरफ से हम ये देखते हैं ज़्यादा आ भी रहा होता है कि जब बेटी कुछ कर रही होती है तो बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत चैरिश करते हैं उस मोमेंट को। आई मीन वो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जब एक बाप अपनी बेटी को कुछ करते देखता है तो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा ने कभी मुझे वैसे इस तरह वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो कर भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि उनके वो आप वाली बात उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बरीला मुश्किल थी या त्रिशमीर का बेस कैंप? त्रिशमीर बहुत मुश्किल थी। ओके, क्यों इतना मुश्किल था? त्रिशमीर का आई थिंक हिंदू का रेंज में है, बहुत ड्राई था, गर्मी, सारा दिन हमने ट्रैक करना है, हमारे सर के ऊपर धूप तेज, और उसकी वजह से हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे। और ये ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, ऑल वुमेन एक्सपीडिशन थी बिल्कुल, जिसमें पूरे पाकिस्तान से खवातीन बिल्कुल हाँ जी, ये KPCTA वालों ने ऑर्गेनाइज कराया था और उन्होंने पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट लोगों को सेलेक्ट करके उनका एक सब चले गए थे या कोई खातून बीच में रह भी गई थी? सब चले गए थे, खिस टुड़ू के ले ही गए। हाँ, नहीं, वहां तक पहुंच के, क्योंकि वापसी का रास्ता भी नहीं एक तरह से होता ना, तो पहुंचना ही होता है। लोग कहते हैं जितना वापस जाना, चलो इतना कर लिया तो और भी थोड़ा वापस में भी उतनी हिम्मत लगनी है जितनी ऊपर जाने में लगनी है, तो एग्जैक्टली तो वो भी जाहिर है इम्पोर्टेंट चीज होती है। अच्छा वैसे इकरा, क्योंकि पेरेंट्स ज़रूर सपोर्टिव होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लग रहा होता है, वो कॉन्फिडेंस देना होता है फैमिली को, बट वो पहला स्टेप लेना बड़ा मुश्किल होता है। वो आप ठीक है, वो तो डर के पर्सपेक्टिव से एक अलग बात है, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से कन्विंस करना फैमिली को बीइंग अ फीमेल, वो जाहिर है बहुत मुश्किल होता है। स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना और फिर आगे बढ़ना, अब तो बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर आसान हो चुकी हैं, बट जब आपने स्टार्ट किया कि हर फैमिली में कोई एक होता है जो कि स्टेप लेता है और स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करता है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये? मेरे लिए चैलेंजिंग इतना नहीं था, क्योंकि वही बात है कि सपोर्ट था, पता था कि ये शौक़ है। जब मैंने पहला ट्रैक करना था तो मैंने बस बताया कि इस तरह मेरा इरादा है, तो थोड़ा सा हुआ, डर लगा, थोड़े से क्वेश्चंस उठे कि कैसे, क्यों, कब, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओके, फिर करो, नहीं सुननी तो बस करो। हाँ, अब अगर इरादा कर लिया है तो फिर अब कर लो। अच्छा इकराम, अक्सर ये बात करते हैं ना कि ख़वातीन के चैलेंजेस को लेते हुए, स्पेशली वर्क स्पेसेस में, अदरवाइज भी, क्या स्पोर्ट्स में, बिलखुसूस एडवेंचर स्पोर्ट्स में अब सेफ स्पेसेस हैं ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए? बिल्कुल हैं, हमारे लिए बहुत सेफ स्पेसेस हैं, बल्कि इनफैक्ट आप देखें एडवेंचर स्पोर्ट्स में ज़्यादा लड़कियां ही अब आगे आ रही हैं, और पाकिस्तान में अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बनती जा रही हैं। लोगों को पता चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि ये स्पोर्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसके थ्रू हम ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम आगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल है, सेफ स्पेसेस हैं, और आई थिंक लड़कियों को आगे आना चाहिए। और अब तो इतना मतलब टाइम चेंज हो गया ना, वो ज़माना तो नहीं रहा कि सिर्फ लड़कों ने ही कुछ करना है। आप किससे इंस्पायर होती हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स में बात करें, ख़वातीन की बात करें, अब तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वो मेरी बिगेस्ट इंस्पायरेशन नाइला कियानी है। एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छी है, और उनका काम, उनकी हिम्मत, वो देख के बहुत हौसला अफजाई होती है। नो डाउट, जिस तरीके से वाकई उन्होंने, उनका आगाज इतना जबरदस्त था। बिल्कुल, आई स्टिल रिमेंबर कि उनका फोटोशूट शादी का, हाँ जी, वहाँ से आगाज किया। एग्जैक्टली, हाँ जी, बेस कैंप से, और बेस कैंप से कोई बंदा सोच नहीं सकता कि डायरेक्ट टिकट टू बेस कैंप से अब स्टार्ट करेंगे, एंड शी इज डूइंग वंडर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों को सलामत रखे, इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। और देखें, उन्होंने आपको इंस्पायर किया, आप और लोगों को इंस्पायर करें, दैट्स हाउ इट इज कंटिन्यूइंग एक्चुअली, कि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं।
सो इस्लामाबाद में ट्रेल्स और इस्लामाबाद का एक इन्वायरमेंट, उसमें किस तरह से अपने आप को आप इंगेज रखती हैं कि अपनी फिटनेस पे काम साथ साथ चलता रहे, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ करना है, तभी आप जब भी एक्सपीडिशन पे जाएंगे तो आप ट्रेन होंगे। अब तो इस्लामाबाद में मैराथन्स का जितना रुझान बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये कराची से थोड़ा ज़्यादा आ गया इधर, अब तो इतना ज़्यादा मैराथन्स हो रहे हैं। अच्छा वैसे आई पर्सनली हैवंट पार्टिसिपेटेड इन एनी मैराथन टिल येट, लेकिन मेरा ये है कि मैं क्लाइंब कर लेती हूँ। इस्लामाबाद में रहते हुए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मरगलास की वजह से मिल गई हैं कि हमारे पास पिचेस हैं जहाँ के हम क्लाइंब कर सकते हैं, हम जाके हाइक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर क्लब है, जो हमारी फेडरेशन एल्पाइन क्लब, वो इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, जहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग करते हैं। डेली ये है कि डेली क्लाइंबिंग नहीं, लेकिन मेरा अपना हो जाता है। बिल्कुल जिम हो जाता है, रनिंग कर ली शाम में थोड़ी देर, और फिर एक्सपेडिशन के लिए जाने के लिए तो फिर बहुत ताकत मारनी पड़ती है। कोई ऐसा एक्सपेडिशन जो कि आपके माइंड में हो, दैट यू वांट टू डू, भले भी प्लान ना हो बट उसकी ख्वाहिश हो? बिल्कुल, मेरा आई डेफिनेटली वांट टू गो टू K2। मुझे पाकिस्तान की पांचों पीक सर करनी है, एंड आई एम टेकिंग इट स्लोली। मैं 5000, 6000, 7 फिर इंशाल्लाह 8000। टारगेट इज K2 बिल्कुल इन पाकिस्तान की पांचों पीक्स इज माय टारगेट। और उसके लिए आपने क्या सेट किया है? व्हाट्स नेक्स्ट? उनके स्टेप बाय स्टेप है। देखो अब 5000 कर लिया, अब इंशाल्लाह 6000 खुसरगंग का प्लान है, फिर 7000 करेंगे। आई एम टेकिंग इट स्लो, मैं ज्यादा रश नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह करूंगी जरूर। अच्छा, फिटनेस कैसे मेंटेन रखती हैं? क्या वेट का भी होता है इसके अंदर कोई ना कोई रोल? बहुत ज़्यादा वेट क्लाइंबिंग में, और ऑब्वियसली आपका वैसे ही वेट गेन हो जाए तो आपके स्टेमिना के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। तो ये है कि उसके लिए क्लीन ईटिंग, बस घर का खाना, ज़्यादा जंक पे फोकस नहीं करना। बाहर भी जाना है तो कोशिश करनी है कि कुछ ऐसा खाऊं कि जिससे ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं बाहर का भी खाती हूँ मैं, लेकिन फिर उसको बर्न कर लेती हूँ। और फिर मसल का भी होता है ना? बिल्कुल, मसल के लिए वो प्रोटीन्स आपने अपनी पूरी रखनी है, बाकी अपना मिल्क, योगर्ट, ये चीज़ें, नट्स मतलब कोई प्रॉपर डाइट नहीं है जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो आप एक पोर्शन कंट्रोल को लेकर चलती हैं? ये है कि ऑब्वियसली जब मुझे पता होता है कि आई हैव टू डू समथिंग, फिर मैं अपना प्रोटीन इनटेक ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि मेरे मसल के अंदर ज़रा ताकत आ जाए कि मैं कर सकूँ कुछ। जब आप वेट गिराते हैं या वेट लूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ पे उसका एक इम्पैक्ट आता है, तो आपने स्ट्रेंथ उसकी मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन डाइट बढ़ानी होती है। जब आप एक्सपीडिशंस वगैरह पे जाते हैं ना तो आपका वेट भी ऑटोमेटिकली वो होता है, तो वो एक स्पेसिफिक वेट होता है कि आपको थोड़ा ऊपर वेट रख के ही जाना होता है, क्योंकि आप थोड़ा जितना चलना होता है चलते चलते आपका ऐसा आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है कि और फिर आपको वो डबल खाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी इतनी एग्जर्शन होती है डेली कि आपने पता नहीं कितने किलोमीटर्स, वो भी आप कॉन्टिन्यूस हाइट गेन कर रहे होते हैं, तो वो वेट आपका लूज़ होता ही होता है। और ऑब्वियसली फिर आपकी वैसी डाइट नहीं होती है जैसी आपकी, मतलब सूप्स ले ली, इस तरह की चीज़ें ले ली, वहाँ पे ठंड है तो गर्म खा लिया, गर्मी है तो उस हिसाब से अपना हाइड्रेशन पूरी कर ली, हर चीज़ कर लिया। आई थिंक विद टाइम आपको अंदाजा हो भी जाता है, अपनी बॉडी को आप समझ जाते हैं कि अच्छा आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल, हाँ जी, आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। फिर उसमें ये नहीं होता कि आप बिल्कुल कहें जी मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा, आप खा लेते हैं थोड़ी सी बिरयानी, आपको पता है कि खा लें, ज़्यादा खा लें, इसमें कोई मसला। इनफैक्ट जब मतलब पोर्शन कंट्रोल करके खा लेना वो जरूरी नहीं, एज आई मेंशन मैं इतना डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं सब चीजें खा लेती हूँ। एथलीट को सुन रही थी उस दिन और बड़ी हैरान है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, वो कहते हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो कहते हैं जी मेरा तो पता नहीं कितने सालों से मेरा एक ही ब्रेकफास्ट है। बोरिंग लिटरली मैं उसमें थोड़ी इनोवेशन कर लेता हूँ, मतलब जिस तरह मैं दिन में सिर्फ लंच में सिर्फ सैलड ही खाता हूँ और उस सैलड में मैं थोड़ी सी इनोवेशन कर लेता हूँ कि आज ये ऐड कर दिया, आज ऐड कर दिया। अब इसलिए क्यों अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से आपको नवाजा है, तो आप ठीक है आपकी चॉइस है, मैं वो नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है इस कल्चर को भी थोड़ा सा हमें डिस्करेज करना चाहिए, जहाँ पर आप जिस तरह प्रोटीन की आप बात करें ना जी, प्रोटीन शेक ही पीने, ये करना है वो करना है, लोगों ने बस कोई एक इंस्पिरेशन ली हुई होती है और बस उसी को लेके चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप मीट नहीं खा रहे हैं, हर चीज जो अल्लाह ने हलाल आपके लिए की हुई है, सब कुछ चाहिए ना, आपको शुगर भी सारी चाहिए, चीजें आपको चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए, यू नीड एवरीथिंग एक्चुअली। लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा, वो पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपने पोर्शन कंट्रोल करना होता है। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहता हूँ कुछ लोग सबीन वाकई उनके इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें घुस जाती हैं ना कि वो कहते हैं मैं निहारी भी नहीं खा सकता, मैं चप्पल कबाब भी नहीं खा सकता, मैं सीख कबाब भी नहीं खा सकता, ये होते हैं। और मैंने उनसे ज़्यादा और लोगों को, मतलब जो लोग सब खाते हैं लेकिन एक एक बैलेंस्ड वे में खा रहे होते हैं, उनको मैंने देखा है वो उनसे ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ भी होती है, और वो उनसे ज़्यादा यंग भी लग रहे होते हैं, क्योंकि लोग स्किन के पर्सपेक्टिव से फलाना नहीं खाना, फलाना नहीं खाना। सर पे अगर आप कोई भी चीज़ सवार कर लें तो वो आपके लिए एट द एंड वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो जितना रिलैक्स्ड
रहें उतना अच्छा नहीं, होता अब है। हर किसी की बस की बात ही नहीं है ना। सच में मतलब आई डोंट नो, कुछ अरसे से मेरे साथ तो ऐसे हो गया कि मैं बहुत सी चीजें मैं नहीं खा सकता, हालांकि मुझे होता है खा लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। नहीं वो बात अशरफ ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे होता है कि मतलब वो मेरे से भी नहीं खाई जा रही होती, लेकिन इट्स लाइक कि यू नो आपको दिन को सैलेड ही खाना है, हाँ, ये सुबह तो आपको specific नहीं टोस्ट होना ही खाना है, आप कभी पराठा खा ही नहीं सकते एंड ऑल दैट। मैं कहती हूँ ये बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। आप हर चीज़ पोर्शन कंट्रोल के साथ, हाँ अनटिल एंडलेस आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ कंडीशन प्लस आई थिंक हर बॉडी डिफरेंट है, कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो नान खा लेती हैं, कुछ है जो नहीं खा सकते। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, योर रूटीन एंड एवरीथिंग। कोई ऐसा फेवरेट सबीन को मुझे याद है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सबीन अनफिल्टर्ड थोड़ी सी चलती है, बोल ही ना देखे और मेरे दिमाग से एनी हाउ। अच्छा हाँ, तो पूछना ही चाहता आपसे कि आप ऐसा कौन सा खाना जो बहुत पसंदीदा खाना हो, एक्सपीडिशन से वापस आके आप कहते हो अब मैं ये खाऊंगी, क्या मैंने एक्सपीडिशन कर ली है, तो क्या मैंने वो खा दाल ली है। चावल तो नहीं है? दाल चावल लेगा? नहीं है बिल्कुल। अच्छा सो आप जब ट्रैक पे होते हैं ऑब्वियसली वो आपको उस हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करके खिलाते हैं कि आपकी एनर्जी भी मतलब वापस आप ट्रैक करके पहुँचे, आप ऐसी चीज़ खाएं, बीन्स खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं, सूप्स पिएं, वेजिटेबल्स खाएं, जिससे आपकी एनर्जी रीगेन हो जाए सारा दिन जो आपने एग्जर्ट किया है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम रोटी खा लें, उससे ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो वापस आके सबसे पहली चीज़ यही होती है कि दाल चावल खा लें या मैकडॉनल्ड्स खा लें जाके। तो फास्ट फूड का भी समहाउ दिल कर रहा होता है। हाँ, फास्ट फूड का दिल कर रहा होता है बिल्कुल। चूंकि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव रहे थ्रू आउट, आपने एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट पाया और आप सब कुछ करती जा रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़े इंशाल्लाह। कोई ऐसी एक आवाज़, कोई ऐसी एक बात, कोई ऐसी एक चीज़ जो कि रुकावट महसूस हुई हो इस थ्रू जर्नी में थ्रू आउट? आई थिंक वॉल क्लाइंबिंग की इतनी अवेयरनेस पहले नहीं थी लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता था। और मेरे केस में आई थिंक मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि मुझे स्पॉन्सर्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। एवरी टाइम दैट आई हैव टू पार्टिसिपेट इन एनी टूर्नामेंट या मुझे कहीं जाना है या मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लोगों को बताना पड़ता था कि हाँ जी वॉल क्लाइंबिंग है, लड़कियाँ कर रही हैं पाकिस्तान में एंड वी टेकिंग इट समवेयर। तो ये सबसे ज़्यादा एक मुश्किल काम है और ये अभी भी है क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स वन गेम जो सब आई थिंक लोगों को दूसरी गेम्स को भी देखना मेरा चाहिए। ख्याल है मामलात बदल चुके हैं। हाँ वैसे अब बदल गए हैं। हालात और जज्बात बदल भी जाने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अब हमने देखा है अब तो लोग मतलब लिटरली कबड्डी भी होती है ना वो भी देख रहे होते हैं। हाँ, अब तो लोग वो इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए ये हमारे जितने एथलीट्स हैं ये मेहनत करते हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़े, अपनी स्किल्स को शोकेस करें। एंड ट्रस्ट मी हर एथलीट जो है वो पता नहीं कितना काम कर रहा है, कितनी प्रैक्टिस होती है, उसके पीछे कितनी ट्रेनिंग है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्पोर्ट को उतना ही इंपॉर्टेंट समझा जाए और हर प्लेयर को, हमारे जो हर एथलीट है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट और फेम मिलना चाहिए जितना कि क्रिकेटर्स को मिलता है। एंड देन क्रिकेट भी यू नो इम्पॉर्टेंट है और वो इक्वली उसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और अगर कोई क्रिकेट फॉलो नहीं करता तो उसको भी आप इक्वली रिस्पेक्ट करें। ये ना कहीं कि ऐसा है क्रिकेट नहीं देखते, ये भी हो जाता है ना हमारे साथ somehow। हाँ, ये होता है ये होता है क्रिकेट ही नहीं देखते, मतलब नहीं देखते भाई, क्रिकेट ही नहीं देखते, मतलब ठीक है अपने अपने चॉइस की बात है। इंटरेस्ट होता हर बट इसमें एक चीज और भी है ना, वो क्रिकेट की बात सभी ने भी की ना, देखिए उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, हर लिहाज से जुड़ा हुआ है। एड्स में भी आपको नजर आएंगे, आपको बहुत सी जगहों पर नजर आएंगे क्योंकि हमने बनाया है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर हम बाकी स्पोर्ट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देना शुरू करें तो वो भी हमारे एथलीट स्टार्स बने और उनको भी उतने ही एड्स मिलेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए चीजें हो भी रही हैं, चेंज हो रही हैं। हाँ, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हर एथलीट को उसका एक ड्यू शेयर मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर आपको भी बहुत स्ट्रगल स्पॉन्सर्स को ढूंढने में ना लगाएं, बिकॉज आपने ट्रेनिंग में टाइम लगाना है, आपने उसकी प्लानिंग में टाइम लगाना है। अगेन ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। अभी आपने अगर K2 बेस कैंप पे भी जाना हो तो यू नो लाखों लग जाते हैं आपके। और अगर आपने K2 एक्सपीडिशन करनी है तो फिर तो मतलब इट्स ह्यूज। यस इट इज। तो वो आप जब सोचते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है उसके लिए यू हैव टू यू नो सेव स्पॉन्स एंड एवरीथिंग। तो जितनी एनर्जी आप वहाँ लगाएंगे आपको बेसिकली उसकी ट्रेनिंग पे एनर्जी लगानी थी वो। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप स्पॉन्सर ढूंढने में थोड़ा सा आपको आसानी अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब ऐसे में कोई आपकी कम्युनिटी बन जाती है ना, फ्रेंड्स बन जाते हैं, जाके आप कुछ फ्रेंड्स इसी बुनियाद पे आपसे दूर हो गए कि आप तो कभी वॉल क्लाइंबिंग, तो कभी रॉक क्लाइंबिंग, तो कभी माउंटेनियरिंग, कभी बेस कैंप, कभी फलां, कभी ढिमका। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर
अलग ग्रुप्स बन गए ना, एक वो ग्रुप है जिसके साथ सारी स्पोर्ट्स करनी है, एक वो ग्रुप है जिसके साथ थोड़ा सा बैठ के नेक्स्ट नहीं करेंगे, यहाँ से एक लड़की ऊपर इधर आओ तुम, आज तुम मेरे साथ जाओगी उधर। बिल्कुल होता है, लोग कंप्लेन करते हैं फिर से क्लाइंबिंग पे जा रही हूँ, वीकेंड है यार, चलो कहीं चलते हैं, फिर क्लाइंबिंग पे। इनफैक्ट मेरा तो ये हो गया ना, मुझे कोई कुछ कहे कि चलो लेट्स मीट अप, तो मैं कहती हूँ हाँ आओ हाइक कर लेते हैं चल के। तो वो उनको होता है कि नहीं यार हाइक क्यों करना है यार, हमारा छुट्टी का दिन है, हमने रिलैक्स करना है। बड़ा मसला है हमारा जनरली ना कि जब भी आप किसी से कहना अच्छा मुलाकात करनी है, चाय पे, कॉफी पे या डिनर पे, वाई? बिल्कुल हाँ जी। मैं खुद ही कहता हूँ कि मतलब हाइक पे, अदरवाइज आप अपने जो भी आपकी एक जॉगिंग है, रनिंग है, वॉक आप करते हैं, उसमें आप दोस्तों से मुलाकात करें, गपशप ही गपशप, एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी। जरूरी है आपने डबल चीज बर्गर खाना है बैठ के। फैमिली को लेके जाएं, अब तो बच्चों को छोटी एज से अगर आप लेकर जाएं, और मैं कहती हूँ इस्लामाबाद में रहने वाले तो ब्लेस्ड हैं, वैसे ही ब्लेस्ड हैं, बिल्कुल ट्रेल्स हैं हमारे पास ना, ग्रीनरी है हमारे पास, ये पहाड़ है, मौसम बहुत अच्छा है। जिस तरह से और शहरों में ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है, तो चलें एटलीस्ट गर्मी है तो हर थोड़े दिन बाद बारिश भी हो ही जाती है। और आज तो मौसम वैसे ही बहुत प्यारा हो चुका है, स्प्रिंग सीजन इज हियर, और इस्लामाबाद का हर कोना बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये तो पूरा साल इस्लामाबाद प्यारा है, बट आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट टाइम इज द स्प्रिंग सीजन। वो चाहे पे इस्लामाबाद का कचनार पार्क हो, चाहे पे मागला का पूरा एक रास्ता हो, इट्स ब्यूटीफुल, हर तरफ आपको बहुत ही प्यारे फूल नजर आ रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, वॉक एंड एवरीथिंग, और यू नो जो आपकी वो क्या कहते हैं इनर हेल्थ, नॉट दैट, वो मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक अलग बात होती है कि वो बेचारे जो कुछ हाइक पे जाते हैं वो कहते हैं जी हम मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए जाए, वहां जाके पता चलता है फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल तो उल्टा डबल डिप्रेस होके। तो आप रोज जाया करें ताकि मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप शुरू करें ना। अब आप ऐसे भी लोगों के साथ है जो कि जी हमने जी एंड तक जाना है, वो एंड तक जाते जाते आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट लूज हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे ट्रेल 5 है, उस पे वो एक पानी वाला स्पॉट आता है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो लोगों को जो शुरू करें आधा आधा कर लें, थोड़ा थोड़ा कर लें, ये नहीं कि डेली बोलेंगे हम तो वो आप वाली बात कि हमने तो ऊपर तक जाना है, और कुछ ना करें। मैं ये कहती हूँ कि आप पहाड़ों में जाके बैठ जाएं, बिल्कुल वो जो एक सूदिंग आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, बिकॉज हम नेचर से हम सब बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हो चुके हैं। आज छोटे बच्चों को अगर कहते हैं ना फ़ोन छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आओ चलो बाहर खेलें, वो प्लेग्राउंड में नहीं जाते, तो उनको पहाड़ों पर लेके जाना मेरा ख्याल है एक बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स जाएं खुद, बच्चे फिर वो है फॉलो करना शुरू कर देते। हाँ, लेकिन बड़ी एहतियात से भी जाया करें, कोई ऐसी शरारत नहीं आपने वहाँ पे करनी, कोई ऐसा काम नहीं आपने वहाँ पे करना जिससे वहाँ का जो एक इकोसिस्टम मुतासर हो। वैसे भी आजकल खबरें कुछ ऐसी आ रही है ना कि वहाँ वाले फिर इधर आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं। सो आपने बहुत अपने आप का ध्यान रखना होता है, ये बड़ा जरूरी है। ऐसा कोई वाकया आपके साथ कभी पेश आया, कोई वाइल्ड एनिमल आपके आसपास नजर आ गया हो? स्नेक्स वगैरह, मंकीज वगैरह। कितने आराम से स्नेक्स वगैरह। अक्सर ऐसे भी होता है कि हम ऊपर क्लाइंब कर रहे होते हैं, ऊपर हमारे बैठा हुआ होगा मंकी, देख रहा होगा कि ये लिजर्ड्स वगैरह बहुत हैं, ये इस तरह की चीजें, लेकिन आदत होगी उनको देख देख के भी। अब डर नहीं लगता? हाँ नहीं, डर खत्म हो गया। इनको या उनको? हाँ, उनको शायद लगता हो हमें देख के कि ये किसी को भी कि ये हमारे हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप लोग जब जाएं लोगों से यही है कि ख्याल करें, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। ऑब्वियसली आप उनको तंग करेंगे तो वो आपको भी तंग करेंगे फिर। अच्छा, वैसे इकरा कोई किसी से भी हम पूछते हैं ना कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, कोई एक्सपीडिशन होता है, तो कोई आपके साथ कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसा कुछ होता है? लोग अपने एक्सपीरियंस कुछ बता रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जो कि अनयूजुअल था। अच्छा, वैसे क्या आपके साथ हुआ है? शुक्र अल्लाह का, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हालांकि डर बहुत लगता है, ऑब्वियसली आप एक हाइट पे हैं, बिल्कुल आपके आसपास सिर्फ पहाड़ ही हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ जी, ये है कि अभी जब हम त्रिशमीर गए थे, वहाँ पे चित्राल के जो लोग हैं उनका मानना है कि त्रिशमीर इज़ द लैंड ऑफ फेरीज। तो उनको थोड़ा होता था कि आपने ख्याल करना है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट जिसको वो क्रॉस करने से पहले वहाँ पे आप अपना एक वो करते हैं, उनका कोई ट्रेडिशन है, चीनी वगैरह डालते हैं। अच्छा। और लेकिन मुझे चीनी डालते हैं? हाँ जी, फॉर द फेरीज, के उनको लगता है कि इस पॉइंट से आगे फेरीज हैं और वो वहाँ पे उनके लिए पूरा करके उनसे एक तरह से इजाजत लेते हैं। डायबिटीज करानी है वो एक तरह से उनका एक ट्रेडिशन, वो एक तरह से इजाजत लेते हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू योर लैंड, सो प्लीज अलाउ अस टू गो सेफली एंड कम बैक। समथिंग न्यू फॉर अस। हाँ जी, चीनी
नहीं नहीं वहाँ रखते हैं, वो वहाँ रखते हैं पत्थरों के ऊपर। हाँ वो जी, मैसेज है और उनका कि हम अपनी टेरिटरी में जा रहे हैं। बिल्कुल, एंड इफ यू से नो टू देम, वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेते हैं और वो अच्छा। ऑफेंड होते हैं, बिकॉज उनका एक है कि उस एरिया में है ही है। सही। लेकिन शुक्र अल्लाह का, आई कीप रिसाइटिंग आयतुल कुर्सी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही रहा है। सब अभी सही तक रहा, कभी कोई मसला हुआ कभी नहीं। कोई उनके ऐसा बिलीव्स मसला- हैं ऑब्वियसली, तो उनके, हाँ जी, उनके अपने कोई पुराने बिलीव एंड लेट्स रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि देखिए वहाँ के लोग हैं, उनका एक है बिल्कुल। कल्चर बन जाता है समहाउ, तो वो अगर आप नहीं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो कहेंगे आगे नहीं जाना, वापस हाँ, चलो। वो बिल्कुल वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर आपको आगे कुछ हो गया तो उनका एक है, हो सकता है उन्होंने कुछ फील किया हो, उनको कुछ पता हो, उनका कोई पुराना बना हुआ हो। बट आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसी तरह बन जाती हैं कि एक किसी और तरह से वाक़या हुआ होता है और किसी और तरह से परसीव हो जाता है और इसी तरह से फिर नस्ल दरअसल चलता रहता है, फिर आप इतने रिजिड हो जाते हैं कि आप कहते हैं इसके बगैर आपने चलना ही नहीं है। इफ़ यू डिग इनटू दैट, कभी आप वहाँ पे जाएं, लोगों से बात करें, करते करते मालूम शायद होगा कि नहीं वो ऐसे किसी ने चीनी रख दी थी। एग्जैक्टली, अब जैसे आप सैफुल मुलूक जाएं, वहाँ पे कितने डिफरेंट गाइड्स हैं, वो अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं, अलग अलग कहानी है, 14वीं रात को आते हैं और पता हर नहीं बार जाए उनका अलग कहानी सुने, अच्छी एक्टिविटी है। एग्जैक्टली, हर किसी की उधर हर गाइड की एक अलग कहानी है कि पता नहीं झील के अंदर कुछ है या क्या है, तो वो बिक रही है बस। क्या पता आपको वाकई वो सच हो फिर। For God's sake। जितने वो आपको एक अच्छे तरीके से सुना रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यू नेवर, मतलब कन्विंस कर लेते हैं ना। सबीना मैं इतनी कहानियां सुन ली, कौन सी वाली सच होगी, मैं ये कंफ्यूज हूं ना। मैं कहती हूँ इतनी कहानियों में कोई एक तो सच हो शायद, अगर हो जाए वैसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना वैसे। यू नेवर नो। आई मीन आप बताएं, आपके साथ कभी हम जरा ऑडियंस से भी पूछते हैं कि कोई कहानी हो आज हमें आप लिख के भेजें, कोई छोटी दाद ना लिख के भेज देगा हमें, कोई मतलब एक छोटा सा वाकया अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो या आपके इलाके में कोई ऐसा ट्रेडिशन हो जिसको फॉलो करते आ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि वो ठीक है या गलत है, ना आप उसको ठीक कह सकते हैं ना आप उसको गलत कह सकते हैं, बस फॉलो कर रहे हैं सब लोग। कुछ ऐसा आपके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, वो हमसे ज़रा शेयर करें, बिकॉज वी वुड लव टू नो कि हर इलाके में ऐसी कौन सी रस्में या ऐसी कौन से वाकयात हैं जो कि बस पुराने चलते आ रहे हैं और बस लोग उसको ऐसे ही बस फॉलो करते जा रहे हैं, माने ना माने लेकिन फॉलो कर रहे हैं। सो ये जरा इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी होगी, आज कोशिश करेंगे कि आज हम इसको कर लें या आप आज हमें भेजेंगे तो हम कल जो है वो लाइव शो में एक इसका प्रॉपर सेगमेंट रखते हैं और हम जरा शेयर करेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, आपने साथ ज्वाइन किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वक्त आएगा कि हम इकट्ठे बैठे होंगे और हम आपका K2 सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे जी उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। अब लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। गड़बड़ 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 गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ।
Nestle. New and improved Sensodyne Rapid Action 60 seconds में sensitivity से आराम देता है। मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. तूने हाथों के साथ पत्थर बांधे हुए। और इसी दिन के लिए तुझे कहती थी कि पढ़ ले स्कूल में। और अब्बा तेरा ना पहली तारीख को वर्कशॉप के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। इन दोनों की जोड़ी भी ना किसी हीर रांझा से कम नहीं है यार। मुझे और नाज़ी को हमारे नाकर्दा जुर्म की सजा मिल रही थी। अल्लाह जिस वक्त इंसान को हिदायत दे वो अपना रास्ता बदल सकता है। इस तरह का डिसीजन तुम मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। इनको बताया कि क्यों किया तुमने ऐसा? ये घर है या यतीम खाना? ये तो मुझे शक्ल से ही मशकूक लग रहा है। चौधरी साहब खुदा का खौफ नहीं है आपको? कभी ना कभी तो चौधरी साहब को भी पता चल जाएगा। वो वहीं जाएगी जो उसकी जगह है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मेरी दो बेटियां हैं, एक माया और एक नाज। तुम्हें पता है इसने तुम्हारे हाथों पर क्यों नहीं मारा? वो मुझसे मेरी बेटियां छीनना चाहता है। मैं माया और नाज को अपने घर ले जाने आया। हम दोनों ही आपके साथ नहीं जाएंगे। आपकी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मेरी पलकों पे रखे भीग गए दर्द अब और अगर रख दो कहीं। Just come back to life. जिंदगी की तरफ लौट कर ही तो तुम तक पहुंची है। मैं जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी कदर करूंगा। बेटा ये तुम्हारी नई मामा है। ड्राइवर आया। वेलकम बैक। पाकिस्तान यहाँ पे किस तरीके से कचरा प्रोड्यूस होता है, किस तरह से ठिकाने लगाया जाता है, किस तरह से हम उसको बेहतर कर रहे हैं इस निज़ाम को, और कैसे उससे हम अपनी इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बहुत से ममालिक इस मामले में हमने देखा कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया।
और उनसे सीख के हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आज इस मौजू पे हमें गुफ्तगू करनी है। हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब नईम साहिबा ने, आप SDPI के साथ मुंसलिक हैं और इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो पॉलिसी है उस पर काम कर रही हैं, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि वेस्ट को स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हर साल हम देखते हैं कि स्टैट्स हमारे सामने आते हैं कि इतने लाख टन कचरा पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से किस तरह से हम उसको ठिकाने लगा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं प्लीज स्टैट्स। जी बिल्कुल, ये जो ज़ीरो वेस्ट डे है ये 2022 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसका बेसिक पर्पस ये था कि पूरी दुनिया में भूख बढ़ती जा रही है और गुर्बत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो हम कहते हैं ना कि खुराक की जो एक्सेस है वो कम हो रही है। और उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये भी है कि बहुत से ज़राअत से मुतल्लिक जो ममालिक है जिनकी मईशत उस पर डिपेंड करती है, वहाँ पर ज़राअत तबाह हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। पाकिस्तान में हम लोग सालाना 50 मिलियन टन कचरा प्रोड्यूस करते हैं। उस 50 मिलियन टन में तकरीबन 60% कचरा जो है वो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसमें आपका ये किचन वेस्ट है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का वेस्ट है, इसके अलावा आपका ये जो लिटर, ये जो गार्डन वेस्ट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन उस 60% को भी अगर मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो उसमें 30% जो है वो आपका फूड वेस्ट है। और इस साल जो आपका ज़ीरो वेस्ट डे का थीम है वो भी फूड वेस्ट से रेलेवेंट है कि फूड वेस्ट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम लोग कचरा जो है वो सेग्रीगेट या अलहदा नहीं करते, क्योंकि ये जो फूड वेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि आप इसकी खाद बना सकते हैं, इसको रीयूज़ किया जा सकता है, खाद और जानवरों की फीड के तौर पे भी इसको रीयूज़ किया जा सकता है। कंपोस्टिंग की बात, बिल्कुल कंपोस्टिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन वो हमारे मुल्क में उस तरह से नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़ाया चला जाता है और हम इसको यूज़ करते हुए जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये एक चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अमूमन ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में प्लास्टिक के कचरे का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो टोटल 7 से 8% का वो जो है टोटल चैलेंज आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये 30% चैलेंज है जिस पे ज़्यादा बात नहीं हो रही। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये वैसे क्योंकि वाकई हमने हमेशा प्लास्टिक वेस्ट, हम इसके प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, और मेरा ख्याल है आज के दिन की मुनासबत से भी हर तरफ कैंपेन से नो टू प्लास्टिक और यही हमें नज़र आ रही होगी। ये क्या रवैये नहीं हम चेंज कर पा रहे लोगों के? बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि ये हमारे कंट्रोल में है और आप ख़रीद के लाने के बजाय आप घर में ही उसको खाद बनाकर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फिर एक ऑर्गेनिक चीज़ है आपके सामने। इन रवैयों के हवाले से क्या काम कर रहे हैं इस वक्त हम? देखिए, हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो वेस्ट बन जाती है। तो ये हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, यानी जो कंज्यूमर है, यानी कि हम लोग, हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आयद होती है कि हम कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो फूड वेस्ट हो या प्लास्टिक हो। हम जितना प्लास्टिक डिमांड करेंगे उतना वो प्रोड्यूस होगा मार्केट में। हम अगर प्लास्टिक डिमांड नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्शन उसकी नहीं होगी। हम कहेंगे हमें ग्लास बॉटल या रीयूजेबल चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली जितनी कैंपेन्स हैं वो बिहेवियर से ज़्यादा बैन्स पे फोकस करती है। किसी भी चीज़ को बैन करने से पहले ज़रूरी है कि आप आवाम को बताएं कि क्यों बैन करना ज़रूरी है और इसके लिए ऑल्टरनेट पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किचन में अब ये जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, ये हम लोग फेंक देते हैं। ये आपके जो गार्डन है या बाग है, ये उस पर बहुत अच्छी खाद के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और पाकिस्तान में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो कि यंगस्टर्स लीड कर रहे हैं, वो ये काम कर भी रहे हैं कि कुछ अपने लेवल पे कम्युनिटी से कचरा उठाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलहदा करते हैं और खाद बना के बेचते हैं। तो ये कोई ऐसा काम नहीं जो हम कर नहीं सकते, हो रहा है, लेकिन उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस वक्त जिस पॉलिसी पे आप काम कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ, सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी जो कि वेस्ट से जुड़ी है, थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ दैट पॉलिसी, उस पर किस तरीके से काम हो रहा है? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन इसको स्पीयर हेड करी है, जिसमें मेरा ताल्लुक एक थिंक टैंक से SDPI, हम लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी में हर वो सेक्टर को देखा जा रहा है जिससे वेस्ट बन रहा है और वो वेस्ट रीयूज़ हो सकता है और पाकिस्तान की मईशत को कैसे फ़ायदा दे सकता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप चीज़ों को डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि उसका वेस्ट कम से कम हो और उसको रीयूज़, रिपेयर, रिसाइकलिंग में लेकर आते हैं। उसमें मुख्तलिफ
मुख्तलिफ सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन है उसमें वेस्ट का, और उस वेस्ट में भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान की मीशत को फ़ायदा दे सकता है इसके रीयूज़ में, बजाय इसके कि हम ज़ाया करें। क्योंकि हम लोग सिर्फ वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। सेकेंड हैंड कपड़ा है, इसके अलावा प्लास्टिक मटीरियल है, और वो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हमारे मुल्क में जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, जो कि 90% इनफॉर्मल है, लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्री चलती है, वो क्योंकि कचरे की सेग्रीगेशन नहीं होती तो उनको साफ़ प्लास्टिक नहीं मिलता, तो वो बजाय पाकिस्तान में मिले वो इम्पोर्ट करते हैं प्लास्टिक। और प्लास्टिक की जो इंडस्ट्री है, जो रिसाइकल पेट बॉटल्स बनाते हैं, इस तरह से उनको भी अक्सर इम्पोर्ट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से रिसाइकल प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम सेग्रीगेट करें अपने ही मुल्क में तो हमें इम्पोर्ट ही ना करना पड़े, हम और उसकी प्राइस भी कम हो और कंज्यूमर को भी वो कम प्राइस पे बेचा जाए, तो ये एक चैलेंज है। उसी पॉलिसी में कंस्ट्रक्शन वेस्ट को भी देखा जा रहा है, टेक्सटाइल और सेकेंड हैंड टेक्सटाइल वेस्ट को भी देखा जा रहा है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एनर्जी सेक्टर में ये जो आपके सोलर पैनल है, आइंदा आने वाले सालों में ये भी वेस्ट बन सकता है। तो और फिर पानी जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, उसके वेस्ट को कैसे रोका जा सकता है, तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है विद एक्शन प्लान और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स वो बनाई जा रही है। जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको लॉन्च कर रही है। और इसमें जो मेन आपने बताया कि सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा जी, बहुत से ममालिक पे हमने देखा है कि बिन्स लगी हुई होती हैं, मैंडेटरी होती हैं कि आपने प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की जगह पर ही फेंकना है, और आप सेग्रीगेट वहीं पर हर लेवल पे किया जा रहा होता है। ये अब कितने टाइम तक हम देखेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी, बिकॉज ये इज़ इट दैट डिफ़िकल्ट? ये मैं एक आम आवाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये सवाल रख रही हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, इसमें शायद हाँ लोगों को एजुकेट करना मेरा ख्याल है सबसे एक, उनका रवैया चेंज करना, लेकिन कम अज़ कम हम अपने इदारों के एंड पे हम कहीं ना कहीं से शुरू तो कर सकते हैं, और शायद बहुत पहले भी शुरू कर देना चाहिए। और इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ कि आज से कोई आई थिंक 5 साल पहले पशु कॉन्स के सामने मैंने देखा ये 3 बिन्स लगी हुई थी, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक वेस्ट, यू नो, इमेजिन एक इस पशु कॉन्स के सामने लगी हुई हैं। बहुत सी जगह पर और भी मैंने देखी है, बट मुझे ज़्यादा खुश हुई कि मैंने उस जगह पर देखी। सो हो रहा है काम, बट वो जो सबीन की बात है ना, वो जो हमारा रवैया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ इसमें, आपका जो वेस्ट सेग्रीगेशन कौन करता है, कूड़ा चुनता कौन है, जो आपका कबाड़िया है। अगर उसी को एम्पावर कर दिया जाए तो ये मसला ख़त्म हो जाता है। देखिए हाउस होल्ड लेवल पे ठीक है, हम कुछ अच्छी सोसाइटीज़ में तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज सेग्रीगेट कर लेंगी, लेकिन हमारी पॉपुलेशन देखें किधर पहुंच गई है। जो आपके स्लम एरियाज़ हैं, पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे हर एक को अगर आपने अलहदा बिन्स लगाए हुए भी हों तो वो क्यों सेग्रीगेट करेंगे, वो तो कहेंगे चलो हम बेचते हैं, हमें कुछ पैसे मिल जाए इस चीज़ के। तो हमें इकोनॉमिक डायनामिक्स देखने पड़ते हैं। इसके लिए एक मॉडल है जो कि अख्तर हमीद खान फाउंडेशन ने, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, साहिवाल में एक प्रोजेक्ट वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर, ये छोटा सा वो जगह है जहाँ पे कबाड़िया जो है कूड़ा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज इकट्ठे लाके डंप करती है, वहाँ से कबाड़िया लेकर आता है, उसको अलहदा कर देता है, प्लास्टिक अलहदा कर देता है, ऑर्गेनिक वेस्ट अलहदा कर देता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसकी खाद बना दी जाती है, और जो प्लास्टिक है वो फिर आगे रिसाइकलर्स को बेच दिया जाता है। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इधर इस्लामाबाद के भी एक आध इलाके में है, पेशावर साइड पे है, और साहिवाल में हो रहा है। तो हम लोग जो एज अ थिंक टैंक यही सजेशन दे रहे हैं कि हर म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे अगर ये सेंटर बना दिया जाए, जिसमें जो कबाड़िया जिसको पता है कूड़ा कैसे अलहदा करना, उसी को रजिस्टर करके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो आपका ये घर घर से अलहदा करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा, बजाय उसके कि वो वहीं पर ला के अलहदा करें और वहीं से जो है आपकी एक पूरी इंडस्ट्री चलती है। तो ये सजेशन हमारी तरफ से है, जो ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है। हमें ज़रूरत नहीं कि हम जापान या यूरोप से कोई सोल्यूशन इंपोर्ट करें अपने कचरे को मैनेज करने के लिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक चीज़ है, बस उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। यही तजवीज़ हमने सर्कुलर इकॉनमी पॉलिसी में भी दी है, जो कि अब देखें कि किस तरह से स्केल की जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम है इसमें। अच्छा, हम शहरों की बात करें, हम देहात की बात करें, कहाँ पर चैलेंजेस आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, या कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है कि यहाँ से हम वेस्ट को सही तरीके से रिसाइकिल करके इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? देखिए ये सारा कनेक्टेड है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो आपके शहरों पर पड़ रहा है। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि अभी सैलाब आते हैं शहरों में, तो ड्रेनेज जो है वो टोटल कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे कचरा मैनेज नहीं होता। दरियाओं में हमारा जितना वेस्ट है, किचन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट,
प्लास्टिक वेस्ट सब कुछ दरियाओं में चला जाता है या नदी नालों में बहा दिया जाता है, क्योंकि लैंडफिल प्रॉपर नहीं है, या ओपन डंप करके उसको कभी जला दिया जाता है, उससे भी पोल्यूशन होती है। तो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपके शहरों में, अर्बन सेंटर्स में, वहीं से फिर जाहिर सी बात है जब वहाँ पे मैनेज नहीं होता तो वो फिर देहात आपके, अब देखें आपकी कोई जोन्स तो बनी हुई नहीं है जो आपको बता सकें कि ये पेरी अर्बन एरिया है, स्लम एरिया है और ये देहात शुरू हो गए। अब इतना ज़्यादा आबादी, इतनी आबादी बढ़ गई है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपकी आबादी जो है वो देहातों से शहरों में मूव कर रही है। तो ये इसकी सबसे बड़ा इसका चैलेंज आता ही आपके शहरों में है। शहरों में जो है आप अगर प्रॉपरली इसको मैनेज करवा देते हैं तो देहात में मैनेज करना आसान होगा। अभी पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सुथरा पंजाब इनिशिएटिव जो है वो उस पर इंश्योर किया है कि बड़े शहरों में एटलीस्ट जो है आपकी वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एटलीस्ट कूड़ा इकट्ठा होके उसको कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंश्योर किया जाए कि 90% वो इकट्ठा होना शुरू, पहले तो इकट्ठा ही नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से अगर हम उस मॉडल को भी रेप्लिकेट करना शुरू करें सूबों में, अभी आप गिलगित की बात कर रहे थे, वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन है, आपके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मिल के काम करे, गवर्नमेंट के अकेले बस की बात नहीं है, मिल के होगा और हो सकता है। और क्या हम थोड़ा स्टडी भी करते हैं कि स्वीडन ने क्या किया, जापान ने क्या किया, जर्मनी ने क्या किया, या स्लोवेनिया की कैपिटल को जिस तरह जीरो वेस्ट कहा जाता है, तो क्या हम उनके मॉडल्स को भी स्टडी करते हैं? बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया और जापान में ये जो फूड वेस्ट है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जो आता है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक मॉडल है उसको हम कहते हैं पे एज यू थ्रो मॉडल, पेट, यानी कि जितना आप फेंकेंगे उतना आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो लिमिट लगा दी है बड़े रेस्टोरेंट्स, मीडियम और स्मॉल रेस्टोरेंट्स पे कि आप एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर फूड वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आपका सरप्लस हो रहा है तो फूड बैंक्स बनाए हुए जो कि एनजीओ सपोर्ट करती हैं या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ पे वो दे देते हैं और वो फिर आगे अंडर प्रिविलेज लोगों को बेच देते हैं, बल्कि वो एसएमईज को बेचते हैं हाफ प्राइस पे, वो आगे फिर अंडर प्रिविलेज लोगों को बेच देते हैं मजीद हाफ प्राइस पे, पूरा बिजनेस चलता है। तो ये मॉडल है। फिर मतलब बाय लॉ आपको कुछ चीज़ें इन्फोर्स करनी पड़ती। जापान मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें इन्फोर्स कर दी और आप कहीं किसी स्ट्रीट पे आपको बिन नहीं नज़र आता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, सारा कचरा इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो हमारे मुल्क में भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि यंगस्टर्स चलाते हैं, वो उनके पास आइडियाज़ हैं, सिर्फ हमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे थोड़ा लॉ इन्फोर्समेंट के ज़रिए, थोड़ा अवेयरनेस के ज़रिए उनको इन्वॉल्व करें, और ये फूड जो है अगर वहीं से रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो हमारे मुल्क में ये फूड वेस्ट का चैलेंज भी कर्टेल हो सकता है। जो आपने बताया था ऑलरेडी जो वेस्ट है 30% इज फूड वेस्ट जी, एंड 30% इज ह्यूज। एक तरफ हम देखते हैं कि भूख है, अफलास है, और दूसरी तरफ हम 30% जो वेस्ट है वो देख रहे हैं वो फूड वेस्ट है। बड़ा अच्छा आपने कहा कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वहाँ से जिस तरह से फूड वेस्ट हो रहा था, बट आई थिंक थोड़ी सी बात हमें अब घरों के पर्सपेक्टिव से भी करनी है। एक आम शहरी वो किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कि हम भी तो देखते हैं ना कि हमारे घरों में हम जो खाना बनाते हैं, एक तो इजाफी खाना बनता है, फिर वो 2 दिन फ्रिज में रहता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं, ज़ाया हो रहा होता है। ये जो हमारी अपनी प्रैक्टिस है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना रहे होते हैं और फिर हम वेस्ट कर रहे होते हैं उसको। देखिए आपके मुल्क में आप इसको कनेक्ट करें 2 चीज़ों से, एक भूख अफलास, और ये एक मॉरल ड्यूटी है हम लोगों की, चाहे आप मज़हब की रूह से देखें या कल्चर की रूह से देखें, आपको खाना ज़ाया नहीं करना, हर मज़हब में इस चीज़ को मना किया गया है। तो एक तो ये चीज़ देखें कि जितना ज़्यादा होगा उतना आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो लोग भूखे सो रहे हैं, तो एक तो ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि अगर घरों में ही हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, किचन में आप एक अलहदा से बिन रख लें या कोई शॉपर रख लें जिसमें आप ये छिलके इकट्ठे करके फेंकना शुरू कर दें, और जब वो आपको उसकी खाद बनाई जा सकती है घरों के अंदर ही, आपका उस खाद से आप छोटा सा किचन गार्डन बना लें जिसमें सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अब जैसे दुनिया में ज़राअत का मैंने बताया चैलेंज आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अपना उगाया हुआ फल सब्जी खाना ज़्यादा बेहतर है, और ये प्रैक्टिस कुछ जगहों पे तो बहुत हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी प्रमोट करती है रूफ टॉप गार्डनिंग पे, इसके अलावा किचन गार्डनिंग प्रमोट की जा रही है, तो ये हो सकता है। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे ज़्यादा बात नहीं होती, वेस्ट सेक्टर की एमिशंस, मीथेन एमिशंस। ये पूरी दुनिया में 20 से 30% जो है मीथेन एमिशंस वेस्ट सेक्टर से निकलती हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 4 से 6% जो है एमिशंस जो है ग्लोबल वार्मिंग की, वो वेस्ट सेक्टर, और इससे मीथेन एमिशंस निकलती है। मीथेन पे ज़्यादा बात नहीं होती, ये 80% ज़्यादा पोटेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में, और इस वक्त पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ है क्लाइमेट चेंज। तो आप देखें अगला सैलाब या हीट वेव में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है तो कहीं क्या आपकी तरफ से तो नहीं हो रही कि आप
आप कचरा ज़ाया कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल का Somehow एक्शन we are काउंट contributing. करता है। ये बिल्कुल हम इस बारे में सोचते नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें कि मैनेजमेंट ये नहीं कर रही, सवालात भी रख लेते हैं, ठीक है सवालात आते हैं सामने, बट खुद को भी तो हमें देखना है ना कि हमें कैसे चेंज करना है अपने आप को। सिर्फ मेहनत के हमसे मेहनत नहीं होती जी, खाद हमसे तैयार नहीं होती। ईजी ये होता है कि बस फेंक दिया, उसके बाद शॉपर बन किया और बाहर जो है घर के बाहर जो है वो कचरा रख दिया, कचरे वाला ले जाएगा और फिर देखेंगे आगे क्या होगा। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि किस तरीके से हमने वेस्ट को कम करना है, सो दैट हमारा इन्वायरमेंट बेहतर हो सके, बिकॉज इसके असरात हम सबके सामने हैं। ये आज हम ओपनिंग में बात कर रहे थे शुएब कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट हो रहा है कि सुबह मौसम अलग है, दिन को अलग है, शाम को अलग है, रात को अलग है। लिटरली एक दिन में आपको 4 तरह के टेम्परेचर, 4 तरह के मौसम आप देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और Exactly. जब बारिशें होनी थी तो हुई नहीं, और जब नहीं चाहिए तो उस वक्त बारिशों का होना, ये हमारे लिए बार बार एक बहुत ही ऊंचा अलार्म है कि वेक अप, इट्स अ कॉल फ्रॉम नेचर। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी। जिस तरीके से पॉलिसी पे आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वो पॉलिसी सामने भी आएगी। एट द सेम टाइम ये जिम्मेदारी हम सब की है एज एन इंडिविजुअल, इसको अंडरस्टैंड करना कि कैसे अपने वेस्ट को हमने कम करना है, कैसे अपने कार्बन फुटप्रिंट को हमने कम करना है, कैसे हमें ये सोचना है, अंडरस्टैंड करना है और अपने बच्चों तक ये बात पहुंचानी है कि पानी का ज़या नहीं करना, कैसे हमने खाने का ज़या नहीं करना। वो एक एक अनाज का दाना जिसको उगाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है, वो ज़ाया नहीं करना। अपनी प्लेट में उतना खाना निकालना है जितना हमने खाना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं, स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि बस बच्चों को आप कहते हैं बेटा खाना खाओ, बेटा जितना मर्जी खाना निकाले, वैसे कुछ कहते नहीं। नो, उसको ये समझाएं थोड़ा खाना निकालो, खाओ फिर और ले लेना, बट खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। और रेस्टोरेंट्स पे जिस तरीके से है, Absolutely. अक्सर होता है जी कर दिया जी, पैक भी नहीं कर, पैक करा के लेकर चले जाएं, रात को खा लें, अगले दिन खा लें, या किसी को इसमें दे कोई दें, बुराई नहीं है। किसी को अब दे किसी दें। को दे दें, कम से कम वो ज़ाया नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आज का, जो कि हम सब ने इस पर अमल करना है, सो बिल्कुल। दैट हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हों कि किस तरीके से हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त